हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास महामाया एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं RTE 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को 2009 में पारित किया गया और 2010 में लागू किया गया। शिक्षा एक बुनियादी ज़रूरत होती है, चाहे आप किसी क्षेत्र में पढ़ रहे हैं या आप नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर आप जिसे शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। देखिए क्या होता है कि भारत सरकार के अनुच्छेद होते हैं नीति निर्देशक तत्वों वाले, उसमें 5 कार्य भारत सरकार के या राज्य सरकार के दायित्वों में आते हैं, जिसमें पहला आता है शिक्षा का अधिकार। मतलब हर व्यक्ति को या राज्य की प्रत्येक जनता को, राज्य के मुखिया का ये दायित्व होता है कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को वो शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, वस्त्र और आवास, ये 5 बुनियादी चीज़ें हमेशा प्रदान करें। तो हमें शिक्षा के बारे में पता होना चाहिए। सन 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को पारित किया और 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया। यदि आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, एमपीटेट या रीट या जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही आता है। आप पूरा ध्यान रखिएगा। आज के हम इस टॉपिक को पूरी तरह से डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए RTE 2009 में पारित हुआ और 2010 में इसे लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 को इसको क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। इसके अंतर्गत 38 धाराएं होती है। कितनी धाराएं होती है इसके अंतर्गत? 38 धाराएं के दिए 38 नियम कह सकते हैं। ये एक्चुअली है क्या? RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जैसे कि सरकारी संस्थान होते हैं, जैसे कि प्राइवेट संस्थान होते हैं, या जैसे कि बच्चे जो होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, या जो शिक्षक होते हैं पढ़ाते हैं, या फिर जैसे जो स्कूल को या संस्था को संचालित करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उन सभी को संचालित करते हैं। राज्य सरकार जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य करती है, केंद्र सरकार जो कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य करती है, ऐसे सभी लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन सभी के नियम RTE 2009 के अंतर्गत हैं। तो हमें RTE 2009 की सारी धाराओं को अच्छे से पता होना चाहिए कि बच्चा स्थानांतरण कैसे ले सकता है, बच्चे के पास डॉक्यूमेंट्स ना हो तो वो कैसे पढ़ाई जारी रख सकता है, यदि मान लिया जाए कि कोई प्राइवेट संस्थान है तो उसमें टीचर्स की भर्ती कैसे होगी, सरकारी संस्थान में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई जाती है। परंतु इन 38 धाराओं से पढ़ने से पहले, क्या वर्ष 2009 से पहले हमारे पास ऐसा कोई अधिनियम नहीं था, या ऐसा कहीं था नहीं कि क्या शिक्षा देनी चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, जबकि शिक्षा नीति तो काफ़ी पहले से बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं। जैसे आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पॉइंट्स हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो शिक्षा का अधिकार जो बनाया गया था, अधिनियम बनाया गया था, और जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सभी के साथ जोड़ी गई थी, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जोड़ दिया गया था। अनुच्छेद 21 जिसके अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आती है। अनुच्छेद 21 में कौन सी आती है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आती है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत हर एक व्यक्ति को एक अधिकार मिलता है कि वो अपने जीवन व्यापन के लिए शिक्षा को ग्रहण करे। और इसी के लिए 10 वर्षों तक भारत सरकार ने जब ये भारतीय संविधान बनाया था तो ऐसा बताया था कि अगले 10 वर्षों के अंतर्गत छोटा बड़ा या कोई भी व्यक्ति है, सभी को, और एटलीस्ट 14 वर्ष तक के बच्चों को तो अनिवार्य रूप से उनको शिक्षित बनाया जाए, ऐसा भारतीय संविधान के, और हर 10 साल के लिए टारगेट दिया था। इसी में एक और अनुच्छेद 19 आता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वैसे तो वाक स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वाक स्वतंत्रता के अलावा और क्या होता है, तो व्यक्ति अपने पढ़ाई को या अपनी शिक्षा को इसके साथ लेकर पढ़ सकता है। मतलब इस अनुच्छेद के अनुसार एक व्यक्ति अपनी पढ़ाई जारी कर सकता है। अनुच्छेद 21 का सन 2002 में, अनुच्छेद 21 का जो है सन 2002 में भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन हुआ? 86वां संविधान संशोधन हुआ। और इस 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। तो देखिए क्या होता है कि भारतीय संविधान में भी ये सब चीजें जोड़ी गई थी, जिसके तहत बच्चों को शिक्षा मिल सके। क्लियर? आगे देखते हैं।
जैसा कि मैंने बताया था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़े गए थे, उनमें शैशवपूर्ण देखभाल जो थी, अर्ली चाइल्डहुड जो देखा जाता था कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाए, उसके लिए अनुच्छेद 45 में ऐसा बताया गया था कि राज्य सरकार का दायित्व है कि वो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या फिर जो 6 वर्ष तक के बच्चे, 6 वर्ष से जो बच्चे प्रारंभ हो, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, ऐसा बताया गया था। लेकिन जैसे ही 21 का जोड़ा गया तो इन्होंने उसकी सीमा किसकी, शैशवपूर्ण को क्या कर दिया, कम कर दिया। पहले शैशवपूर्ण 14 वर्ष तक चलता था, लेकिन इसको जैसे ही इन्होंने अनुच्छेद 21 को जोड़ा, इन्होंने उसको कितना कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि शैशवपूर्ण कम होना चाहिए। तो जो पहले 6 से 14 वर्ष था, अब वो 6 वर्ष तक ही सीमित हो गया। अब वो कहां तक सीमित हो गया, 6 वर्ष तक ही सीमित हो गया। अब ये दूसरा एक और तो मतलब क्या कि आरटीई से पहले हमारे पास में ये वाली चीज भी थी। देखिए, एक नई शिक्षा नीति आई है, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसको कहते हैं हम वो भी पढ़ेंगे। उसमें भी ये सारी चीजें आएगी। पर अभी जो हमारा आरटीई चल रहा है वो एनईपी है, ये आरटीई है, तो दोनों एक दूसरे के साथ में चलते हैं। एक वीडियो और मिलेगा आपको जिसके अंतर्गत पूरी एजुकेशन पॉलिसी बताई जाएगी कि किस किस तरह से वो वहां पर आएगा कि हमारे पास में उसमें आरटीई के अंतर्गत 5+3+3+4 वो वाला सिस्टम चलता है। तो जो ये 5 है वो ये यहां पर आ चुका है। कैसे कि यहां पर आपको नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड, ये 5 चीजें, मतलब शैशवपूर्ण में ये 3 वर्ष, मतलब 6 वर्ष से पहले 2.5 साल का बच्चा होता है, हम स्कूल में रख देते हैं। हम कहते हैं कि सरकारी स्कूलों के अंतर्गत डायरेक्ट पहले में एडमिशन होता है, प्राइवेट स्कूलों में ये फैसिलिटी रहती है कि 2.5 साल 3 साल के बच्चे को नर्सरी या प्ले ग्रुप में उसमें एडमिशन दे देते हैं। सरकार ने भी यही एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की और उन्होंने भी यही कहा है कि अब जो शैशवपूर्ण देखभाल वाली सारी चीजें हैं वो स्कूल में हो जाएगी। वहां आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, उस बच्चे को पढ़ाया नहीं जाएगा, बच्चे को खिलाना कुदाना ये सारे काम किए जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं पहले भी ऐसा ही होता था। बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता, बच्चे की प्रॉब्लम ये रहती है कि स्कूल में उसको पढ़ना पड़ता है और घर पे उसको दोस्तों के साथ खेलना है, कंचे खेलना है, दौड़ना है या फिर कुछ भी मस्ती करनी रहती है। इसलिए बच्चों के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि स्कूल बोर करने वाला है और घर पे जो है मित्र वगैरह जो है वहाँ से उनको खेलना मिलता है। तो उस देखभाल के लिए, शैशवपूर्ण देखभाल के लिए यहाँ पर ये नियम बना दिया गया कि 6 वर्ष तक के बच्चों को, और जैसे कि हम देखते हैं आंगनवाड़ियों में भी इन सब चीज़ों को दिखाया जाता है, सारी चीज़ें अप्लाई की गई है और बहुत सारे बच्चे आंगनवाड़ियों में भी जाते हैं। जैसे कि अगर शहरी लेवल की बात न करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आंगनवाड़ियों के अंतर्गत बहुत सारे बच्चे हमेशा जाते हैं, वहाँ पर खेलते हैं, कुछ पढ़ते हैं और पूरा जो एंजॉय होता है वो सारा पूरा एंजॉय वो कंप्लीट करते हैं। आगे देखते हैं कि क्या एनईपी से पहले और भी आरटीई से पहले और भी सारी चीजें थी। तो देखिए, क्या आरटीई के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की शिक्षा, माइनॉरिटीज के लिए, जैसे कि जो अल्पसंख्यक समुदाय में, जैसे जैन ले लीजिए आप, मुस्लिम ले लीजिए, या जो भी जितनी भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनकी शिक्षा के लिए अनुच्छेद 31 और 32, मतलब अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए भारतीय संविधान में, मतलब देखिए क्या होता है कि पर्टिकुलर एक धर्म के लिए नहीं, हर व्यक्ति जो अल्पसंख्यक है उनके लिए शिक्षा के लिए 31 और 32 अनुच्छेद बनाया गया और उसके अंतर्गत ऐसा बताया गया कि उनको किस तरह से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। मतलब देखिए, भारतीय संविधान को बनाते वक्त ये देखा गया कि शुरुआत में हमारे यहाँ पे जब देश हमारा अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तो सब तरफ कहीं तो भूखमरी थी या फिर कहीं पर गरीबी थी या फिर लोगों को पढ़ाई में भी बहुत पिछड़े हुए थे, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस थी। तो उन सभी चीज़ों को सुधारने के लिए एक नियम बनाया कि अगले 10 वर्षों में भारत का साक्षरता स्तर बढ़ाया जाए और आज वही हो रहा है। आगे देखते हैं, अगला एक और नियम बनाया गया, समान शैक्षिक अधिकार। देखिए, समान शैक्षिक अधिकार पर्टिकुलर किसी जाति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा, मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं होगा। सर्वधर्म सम्मत जिसको बोल सकते हैं अपन, सर्वधर्म सम्मत जो आएगा, तो हर व्यक्ति, अगर सरकारी शिक्षा संस्थान है तो उस सरकारी शिक्षण संस्थान में हर व्यक्ति, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, हर व्यक्ति एक साथ बैठकर पढ़ेगा। समान शैक्षिक अधिकार में ये चीजें ध्यान रखी गई और अनुच्छेद दिया गया 29, और ऐसा बताया गया कि किसी भी धर्म का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, व्यक्ति किसी भी धर्म से हो वो पढ़ेगा और सब एक साथ पढ़ेंगे। और ये भी कहा गया है
कि पर्टिकुलर, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगला हमें जो से मिलता है धार्मिक शिक्षा का अधिकार, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी सरकारी संस्थान के अंदर पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल धर्म की शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। सभी धर्मों के से रिलेटेड जो भी होगा वो सारी चीजें उसमें प्रदान की जाएगी, जो सभी के लिए वैल्यूएबल रहेगा, सभी के लिए काम का रहेगा। अगला आता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों की शिक्षा के लिए। देखिए सरकार ने इन चीजों को बड़ा स्पेशली ध्यान रखा है कि जो अनुसूचित जाति या जनजाति से बिलोंग करने वाले जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों के लिए वो अलग अलग प्रकार से नियम बनाते हुए कि उनको किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाए। तो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्वों में आता है उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अवश्य प्रदान की जाए। मतलब ऐसा कोई भी नियम नहीं छोड़ा कि भैया आप एक काम करिए कि नहीं कि ये वाला नियम मेरे इसमें नहीं चलता है, मेरे को स्कूल नहीं जाना है। हालांकि स्कूल जाना अच्छा किसको लगता है, परंतु स्कूल में अगर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए या फिर उन जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन लोगों के लिए या फिर अनुसूचित जाति या जनजाति के जो छात्र हैं उनको अगर व्यवस्थित तरीके से और निःशुल्क शिक्षा मिलेगी तो कौन जाना पसंद नहीं करेगा, सभी जाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर आगे देखते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमज़ोर वर्गों की शिक्षा के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 46 बनाया गया। धार्मिक स्वतंत्रता की शिक्षा, देखिए किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति अपने अपने शिक्षण संस्थान चला सकता है और धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकता है, ये ऐसी स्वतंत्रता मिली हुई है अनुच्छेद 28 1, 2 और 3। लेकिन सरकारी शासकीय अनुदान वाले या गवर्नमेंट के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा उन्होंने नियम बनाया। हाँ, अगर कोई ऐसा है जो राज्य सरकार से उन चीज़ों को प्राप्त करता है, अनुदान लेता है संस्थान, तो उस अनुदान व प्राप्त संस्थान के अंतर्गत अगर ऐसा कोई नियम बनाया गया है तो वो शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, वरना फिर भी वही कंडीशन आके रुकेगी कि धार्मिक स्वतंत्रता मतलब इंडिविजुअल कोई प्राइवेट एजुकेशन संस्थान या कोई जो किसी एक धर्म के लिए बनाया गया है वो कर सकता है, लेकिन सरकार में ऐसा नहीं होगा। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए 28 1, 28 2 और 28 3 ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंतर्गत पहले से ही बनाए गए। अब बात करते हैं हमारी मातृभाषा की शिक्षा। देखिए भारत सरकार ने जब संविधान को लिखा तो देखिए क्या होता है कि आज जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है, कोई एक और है जिसकी इंग्लिश है, कोई और है जिसकी उर्दू है, या फिर कोई और है जो संस्कृत में बात करते हैं। मातृभाषा मतलब वो जो हम बोलते हैं, हमारी माँ जिसको बोलती है और हम बच्चे जो इसको डायरेक्टली सीखते हैं। तो मातृभाषा में शिक्षा के लिए अनुच्छेद 350A ये कि बुनियादी शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा 1st to 5th तक की जो शिक्षा बनती है ये बुनियादी शिक्षा में आती है। ये शिक्षा बच्चे को उसकी मातृभाषा में दी जाए ताकि बच्चा उन सब चीज़ों को आसानी से समझ सके। तो मातृभाषा में शिक्षा के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 350A जोड़ा गया। राइट, अगला आता है हमारे पास में, ये वाला कंप्लीट हुआ हमारा हिंदी भाषा का विकास। देखिए हिंदी भाषा का विकास जो है हमारे पास में भारत सरकार का, या फिर देखिए भारतीय संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, ऐसा तो कहीं, हाँ राजभाषा के लिए ज़रूर है ऐसा, लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के लिए ऐसा नहीं है। फिर भी हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी के नाम से ही जानी जाती है, सभी लोग कहते हैं, क्योंकि जो जितनी भाषा जितनी जुबान उसको बोलने वाली होगी उस भाषा के हिसाब से उसको बताया जाता है। तो हिंदी भाषा का विकास करना, उसका प्रचार प्रसार करना, हिंदी भाषा का प्रचार करना है या फिर उसका संवर्धन करना है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी कार्य करना है तो सरकार का ये दायित्व है कि वो उसका प्रचार प्रसार करे। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 351 के अंतर्गत। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत ऐसा बताया गया है कि हिंदी भाषा का विकास किया जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं पहले वेद पुराण वगैरह जो चलते थे तो स्त्रियों को शिक्षा या पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, बच्चों को भी नहीं थी। जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो ऋषि मुनि वगैरह वो सब उन चीज़ों को पढ़ते थे। जब भारतीय संविधान बनाया गया तो इस चीज़ को भी ध्यान रखा। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ऐसे ही नहीं लगे। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को ध्यान रखा गया कि कोई चीज़ छूट न जाए, क्योंकि छूट जाए तो देश नहीं चल पाएगा। देश चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है।
तो देखिए क्या होता है कि उन्होंने उस चीज को भी ध्यान रखा कि जो पहले स्त्रियों की शिक्षा के लिए रोका जा रहा था, अब उसको बढ़ाया जा रहा है। आज स्त्रियों की अगर हम देखें तो बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली कंडीशन है। तो ये क्यों किया गया? क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत स्त्रियों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए और पिछड़े वर्ग की शिक्षा के लिए अनुच्छेद 15 बनाया गया। और इस अनुच्छेद 15 के अंतर्गत इन सब चीजों को ध्यान रखा गया। कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखा गया? कि स्त्रियों का और बच्चों का और पिछड़े वर्ग का, इनको पूरी तरह से एक समान अधिकार मिल सके और वो शिक्षा को ग्रहण कर सके। ये हमारे अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आया। अगला आता है हमारे पास में केंद्र एवं राज्यों की शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए क्या होता है कि केंद्र एवं राज्यों के शिक्षा संबंधी अधिकार होते कैसे? भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों में से 7वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ऐसा बताया गया है। 3 अनुसूचियां होती 7वीं अनुसूची में। एक होती है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। इन 3 अनुसूचियों में से ऐसा बताया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य करेगी, ऐसा हमारी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत बता रखा है। तो ये सभी चीजें हमारे इस RTE 2009 को आने से पहले सारी चीजें थी, अभी भी है, वो भी चलती है। फिर भी RTE 2009 को, ये RTE 2009 हमें कितनी सुविधाएं प्रदान करता है, वो चीजें हम देखने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि RTE 2009 हर चीज के लिए कि बच्चा स्कूल कब जा सकता है। अगर किसी बच्चे ने 9 साल का हो चुका है लेकिन अभी तक एडमिशन लिया, तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि जो 9 साल की ग्रुप के बच्चे जिसमें पढ़ रहे हैं वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, बच्चा डायरेक्ट उस क्लास में बैठ सकता है। ये सारे नियम हम देखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम RTE को। तो चलिए देखते हैं हम RTE 2009 को। RTE 2009 के अंतर्गत धाराएं कितनी है? हमने देखा था 38 धाराएं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत आपको हर एक 38 धाराओं के बारे में अपन पूरी तरह से डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप पूरा ध्यान रखिएगा और एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ रखिएगा, नोटबुक और पेन, ताकि आप हर चीज को नोट कर सके। ठीक है, तो देखिए RTE धारा 2009 की पहली धारा जो बनती है वो है संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम, तो RTE 2009 का नाम क्या है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये इसका नाम है RTE 2009 का। तो पहली धारा क्या कहती है कि इस अधिनियम का नाम क्या होगा? इस अधिनियम का नाम होगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब बात करते हैं, जब भी कभी किसी अधिनियम को पढ़ते हैं, ये संक्षिप्त नाम एक पहली धारा हो गई। जब भी हम किसी अधिनियम को पढ़ते हैं तो उसके अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती, या हो सकता है कि लोग पढ़ने वाले उसका गलत अर्थ निकाल ले। तो अपने पास में जो दूसरी धारा बनती है वो परिभाषाएं देती है। परिभाषाएं कौन सी? कि अगर आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आता है किसी शब्द से रिलेटेड, तो आप किस में जाइए? धारा 2 में जाइए, वो आपको परिभाषाएं प्रदान करेगी। कि जैसे निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क मतलब सभी के लिए निःशुल्क, ठीक है ना। तो इस तरह से जो भी परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं हमको किसके अंतर्गत आती है? RTE के धारा 2 के अंतर्गत। धारा 1 के अंतर्गत RTE का नाम था और धारा 2 के अंतर्गत क्या था? धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाएं थी। धारा 3 के अंतर्गत आते हैं हम, तो पॉइंट दिशा नोट करिएगा कि धारा 3 के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 वर्ष, तीसरी धारा नोट करिएगा कि 6 वर्ष से लगाकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उनका एक अधिकार बनेगा कि हर व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा मिले। निःशुल्क मतलब प्योरली
निःशुल्क शिक्षा मिले। तो हमने देखी धारा एक के अंतर्गत हमने क्या देखा, इसका संक्षिप्त नाम रहेगा, नाम क्या रहेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। धारा दो के अंतर्गत हमने क्या देखा कि जो भी परिभाषाएं हमको इस अधिनियम से संबंधित समझ में नहीं आती है वो आप धारा 2 में आइए और यहाँ देखिए। धारा 3 की बात करते हैं तो धारा 3 के अंतर्गत हमने क्या देखा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं, या जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको एक प्रकार से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिल सके। तो अब हम आते हैं धारा 4 के अंतर्गत। ये तीनों पॉइंट आपने नोट कर लिए। अब हम किसके पास आते हैं, धारा 4 के अंतर्गत आते हैं। तो धारा 4 के अंतर्गत हमें मिलता है कि जिन बच्चों ने, धारा 4 में क्या मिलता है, अगर हम धारा बोल दीजिए या अनुच्छेद बोल दीजिए, धारा 4 के अंतर्गत क्या आता है कि जिन बच्चों ने प्रवेश नहीं लिया है, जिन बच्चों ने प्रवेश नहीं लिया है उससे संबंधित नियम किस में आते हैं, धारा 4 में। अगर कोई बच्चा प्रवेश से वंचित रह गया है तो वो धारा 4 के अनुसार उसको उसकी हम उम्र के, जैसे कि 9 साल का बच्चा किस में होना चाहिए, 4th क्लास में होना चाहिए या 3rd क्लास में होना चाहिए, तो उसकी उम्र के जो बच्चे हैं उसके साथ उसको डायरेक्ट बिठा दिया जाए। तो ऐसा प्रवेश से संबंधित जो होते हैं या प्रवेश न मिलने वाले जो बच्चे होते हैं उनसे संबंधित धारा कौन सी हुई, धारा 4 हुई। राइट, पहली धारा कौन सी थी, परिभाषाएं। पहली भाषा कौन सी थी, संक्षिप्त नाम। दूसरी धारा कौन सी थी, परिभाषाएं। तीसरी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, और चौथी प्रवेश न मिलने वाले बच्चों को भी प्रवेश दिलाना। धारा 5 के पास आते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने प्रवेश ले रखा है, अब वो स्कूल का स्थानांतरण करना चाहता है, तो धारा 5 में क्या आता है, स्थानांतरण के लिए। किसके लिए, स्थानांतरण, मतलब उसको ट्रांसफर लेना है। तो उसके ट्रांसफर से संबंधित कोई भी स्कूल प्रशासन उसको रोक नहीं सकता। अगर उसका मन है कि मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है, मुझे किसी दूसरे स्कूल में पढ़ना है, तो स्थानांतरण से संबंधित जितने भी नियम हैं तो वो नियम किस में आ जाते हैं, धारा 5 के अंतर्गत आ जाते हैं। धारा 6 के अंतर्गत अगर हम आते हैं तो देखिए धारा 6 ये कहती है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन, अब यहां से एंट्री होती है सरकारों की, तो जो राज्य सरकार और जो स्थानीय प्रशासन है वो स्कूल को या शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करेंगे। उनका दायित्व है राज्य सरकार का, और स्कूल जो लोकल प्रशासन आता है, स्थानीय प्रशासन आता है, कि अगर किसी क्षेत्र में स्कूल नहीं है तो वहां पर स्कूल स्थापित किए जाए और उन बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। तो देखिए हमने 6 धाराएं देखी। पहली धारा के अंदर आप मेरे साथ बोलते रहिए, एक ही बार में आपको सारी की सारी धाराएं याद हो जाएगी, और आपको ये सारे जितने भी 38 नियम या 38 तत्व कह दीजिए, 38 धाराएं कह दीजिए, ये अगर आपको याद है तो आरटी का कोई क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आएगा उससे कोई बाहर नहीं जाएगा। तो आप मेरे साथ के साथ इनको दोहराते जाइए। धारा 1 में क्या था, संक्षिप्त नाम। धारा 2 में परिभाषाएं। धारा 3 में बताइए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। धारा 4 में यहां लिखा है, ये तो सामने ही। धारा 5 में ये भी सामने लिखा हुआ है, और धारा 6। तो ये 6 धाराएं हो चुकी है हमारे पास में। अब हम आते हैं, देखिए क्या 6ठी धारा के अंतर्गत जो लोकल प्रशासन, मैंने लिखा नहीं है पर आप ध्यान रखिएगा कि जो राज्य सरकार और जो स्थानीय प्रशासन है वो स्थानीय प्रशासन वहां पर स्कूल स्थापित करे जिस क्षेत्र में स्कूल नहीं हो, क्योंकि अनिवार्य शिक्षा है। तो अनिवार्य शिक्षा मतलब कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, किसी भी कंडीशन पे उस बच्चे को वहां पर एडमिशन करवाना आवश्यक है, उसको शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। तो ये 6 धाराएं हुई। हम चलते हैं 7वीं धारा के अंतर्गत। देखिए क्या होता है कि अब हमने 6ठी धारा के अंतर्गत क्या देखा, हमने 6ठी धारा के अंतर्गत देखा कि राज्य सरकार और इनका दायित्व होता है कि वो स्कूल स्थापित करे, लेकिन स्थापित ऐसे ही तो होते नहीं है। तो क्या होता है, वहां पे तो खर्चा लगता है, बहुत सारा लगता है ना। तो 7वीं धारा क्या कहती है कि जो भी वित्तीय संबंधित, जो इसे मान लिया जाए कि जो भी वित्त होगा, जो भी पैसे होंगे वो 2 में बढ़ जाएंगे। किस में बढ़ जाएंगे, राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में। राज्य सरकार में जैसे कि कुछ टेक्निकल चीजें लानी है या कुछ मतलब अनुदान देना पड़ेगा उनको स्कूलों को, या अनुदान न कहें तो जो भी खर्चा करना है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्कूल बनाने के लिए पूरी तरह से सहयोग करेगी। जो भी खर्चा जितना हो सकता है केंद्र सरकार करेगी। कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह लाने हैं तो वो कौन लाएगी, राज्य सरकार। मतलब वित्तीय
संबंधित जो भी पैसे या जो भी खर्चा बनता है वो खर्चा दो जनों के बीच में बढ़ जाएगा, केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार में। ऐसा क्यों? क्योंकि जस्ट इससे पहले वाली धारा 6 में हमने देखा था कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन का दायित्व होता है कि वो एक सर्वे भी करे और आवश्यकता पड़ने पर स्कूल को स्थापित भी करे। अगला आता है कि हमारे पास में देखिए क्या होता है कि यहां तक ये वित्तीय हो गया। अब राज्य सरकार के कर्तव्य आते हैं शिक्षा के लिए। तो राज्य सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों को मोटिवेट करे, या फिर राज्य सरकार का ये भी कर्तव्य होता है कि इधर 4-5 गांव तक स्कूल नहीं है तो वहां स्कूल स्थापित करे। तो ये राज्य सरकार के कर्तव्य, मतलब आपको धारा 8 में ध्यान रखना है कि राज्य सरकार के कर्तव्य किस में आ जाते हैं? राज्य सरकार के कर्तव्य, राज्य सरकार के कर्तव्य आ जाते हैं धारा 8 में। और धारा 7 में क्या आ रहा था? देखिए धारा 6 से राज्य सरकार आ गई, धारा 6 में भी राज्य सरकार का था। क्या था धारा 6 में? राज्य सरकार का स्कूल स्थापित करना। धारा 7 में क्या था? पैसों का बंटवारा। और धारा 8 के अंतर्गत क्या आ गया हमारे पास में? धारा 8 के अंतर्गत राज्य सरकार के कर्तव्य आ गए। धारा 6 में 2 जने थे, कौन कौन था? राज्य सरकार के साथ में स्थानीय प्रशासन। तो अगली धारा 9 स्थानीय प्रशासन के, स्थानीय जो हम देख लेते हैं जिला शिक्षा अधिकारी या फिर ब्लॉक लेवल पे या जो भी होते हैं, तो स्थानीय प्रशासन होता है, उस स्थानीय प्रशासन के कर्तव्य किस में आ जाते हैं? धारा 9 में आ जाते हैं। तो देखिए हमारी यहाँ पर 38 धाराओं में से 9 धाराएं पूरी हुई। आपको सारी धाराएं याद है? बताइए पहली धारा कौन सी थी? दूसरी धारा मैं भी बोलूं साथ में। पहली धारा में संक्षिप्त नाम था, दूसरी धारा में परिभाषाएं थी। देखिए जो बीच में गैप दे रहा हूं इसमें आपको बोलना है। तीसरी धारा में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, चौथी धारा में बोलते जाइए। एक बार अगर आपने इन सभी को बोला, सारी 9 धाराओं को, तो पक्का आपको ये सारी याद हो जाएगी। क्लियर? अगली देखते हैं हम धारा 10 के अंतर्गत। अब देखिए क्या होता है कि सरकार ने तो अपना कर दिया भाई। देखिए क्या होता है कि आरटीई है, लोग बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें हैं जिसमें केंद्र सरकार ने भी काम किया, राज्य सरकार ने भी काम कर दिया, सारी काम हो गए। तो सरकार के अलावा भी और कौन ऐसा है जो अपना कुछ दायित्व संभाले? तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर धारा 10 की अगर हम बात करें तो धारा 10 में बच्चों के माता पिता, उनका संरक्षक जो रहता है, तो धारा 10 को याद रखिएगा कि माता पिता या संरक्षक मतलब गार्जियन जिसको बोलते हैं, है ना, इनके कर्तव्य किस में आ जाते हैं? धारा 10 के अंतर्गत। धारा 10 ये कहती है कि माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य ये हैं कि वो बच्चों को स्कूल तक भेजे। सब चीजें हैं, लेकिन मम्मी पापा बोलते मेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा, तो फिर क्या कर लो आप? भाई किसी के बच्चे को जबरदस्ती तो पकड़ के ला नहीं सकते। हालांकि सरकार ऐसे नियम बना रही कि किसी भी कंडीशन पे ऐसा नहीं कर सकते कि आप बच्चे को शिक्षा प्रदान न करें। लेकिन फिर भी अगर किसी माता पिता ने अड़ियल जिद्दी होकर बोल दिया तू कौन आया भैया मेरे बेटे को ले जाने वाला, तू तेरा काम कर, तो यहां पर एक नियम बनता है धारा 10 के अंतर्गत कि माता पिता और संरक्षक के खुद के भी दायित्व होते हैं कि वो बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करे, क्योंकि शिक्षा क्या है? निःशुल्क है। और जब शिक्षा निःशुल्क है तो सबको देना है, सबको पढ़ाओ। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनसे काम करवाओगे? आप उनको स्कूल भेजो, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान आएगा। और हम जानते हैं शिक्षा ही हमको हमारा अधिकार दिलाती है, तो फिर बच्चों को पढ़ाएं ना। उनको पढ़ाने के लिए आरटीई की धारा 10 के अंतर्गत क्या बताया कि माता पिता का भी कर्तव्य होगा। राज्य सरकार, स्कूल प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, केंद्र सरकार, सबके साथ में किसका आएगा? माता पिता या संरक्षक जो रहेंगे उनका भी कर्तव्य आएगा। अब भैया हमारा बच्चा 6 साल का होएगा, उसके बाद हम स्कूल भेजेंगे, लेकिन 6 साल का बच्चे से पहले उस बच्चे का करे क्या? वो दिन भर सड़क पे दौड़ता रहता है, इधर खेलता है उधर खेलता है, तो बहुत सारी चीजें। तो देखिए क्या होता है कि ये होगा प्राथमिक शिक्षा। और यहां पर क्या होता है कि विद्यालय पूर्व की शिक्षा, विद्यालय पूर्व शिक्षा का जो नियम बनाया गया, ये राज्य सरकार का दायित्व होता है कि आरटीई की धारा 11 के अंतर्गत सरकार विद्यालय पूर्व शिक्षा का प्रबंध करेगी। मतलब आप देखिए कुछ अब तो क्या है, आरटीई जैसे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अब तो पूरी सारी चीजें हो चुकी है। लेकिन अगर ऐसा है तो राज्य सरकार का दायित्व होता है। क्या दायित्व होता है राज्य सरकार का? कि वो विद्यालय से पहले उनकी बुनियादी शिक्षा जो है, उस बुनियादी शिक्षा के लिए क्या करे? बताइए, आयोजन करे बुनियादी शिक्षा के लिए। तो मतलब
विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए राज्य सरकार के दायित्व यहां पर आ जाएंगे कि वो उनके लिए उनका अरेंजमेंट करें। तो धारा 10, धारा 11, उसके बाद में हमारे पास में क्या आता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए हम चलते हैं। देखिए धारा 12 के अंतर्गत तो देखिए क्या होता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत स्कूलों के भी तो कुछ दायित्व होंगे। तो सरकारी स्कूल तो फ्री में पढ़ते हैं, फिर प्राइवेट स्कूलों में तो फीस लगती है। अब हमारा बच्चे को हम चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़े, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो पढ़ाते नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं है, पढ़ाई तो सब जगह करवाई जाती है। बस हमारा नज़रिया अलग हो जाता है। सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, क्योंकि उनका काम ही पढ़ाना है। वो जब उनका काम ही पढ़ाना है तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तो आप वो वाली टेंशन तो मत लीजिए। फिर भी हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि सरकारी स्कूल मतलब